आज हम देखेंगे वुड का आदेश पत्र, यानी वुड का घोषणा पत्र के नाम से भी इसे जानते हैं और आदेश पत्र के नाम से भी। ये 1854 में तैयार किया गया था और इसके बारे में आज हम देखेंगे कि क्या है क्या नहीं। तो इसमें जो ये आदेश पत्र था 1854 में आया था और भारतीय शिक्षा के इतिहास में 1833 से 1853 की जो अवधि है उसे अंग्रेजीकरण की अवधि माना जाता है। कब से? 1833 से 1853 की अवधि जो है, जो उस समय का टाइम है, उसे अंग्रेजीकरण की अवधि माना जाता है। बेंटिक की सन 1835 की जो विज्ञप्ति थी, उस विज्ञप्ति ने अंग्रेजी के माध्यम से पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार को सरकार की शिक्षा नीति बताया। तो इस नीति को व्यवहारिक रूप प्रदान करने के लिए लोक शिक्षा समिति ने लोक शिक्षा समिति ने अंग्रेजी की शिक्षा देने के लिए बहुत सी संस्थाओं का निर्माण किया। और फिर 1833 के जो आज्ञा पत्र ने भारत के मतलब सब देशों के जो मिशनरी थे उनके लिए अपने द्वार खोल दिए। ठीक है, अंग्रेज जो मिशनरियों के अलावा अन्य देशों के मिशनरियों ने भी भारत में अंग्रेजी की शिक्षा के लिए मिशन स्कूल और कॉलेजों की स्थापना की। इन सब कार्यों का क्या परिणाम हुआ कि 1853 के अंत तक भारत में अंग्रेजों के माध्यम से अंग्रेजी शिक्षा का आधिपत्य हो गया। मतलब अंग्रेजी का शासन हो गया एक तरह से अंग्रेजों का। ठीक है, वुड के आदेश पत्र का मूल कारण क्या था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने यह निश्चय किया था कि भारतीय शिक्षा की जो समस्याएं थीं उनको दूर किया जाए, और उनको दूर करने के लिए ही पार्लियामेंट ने एक जांच समिति की नियुक्ति की। इस समिति के सुझावों के आधार पर ही संचालकों ने 19 जुलाई 1854 को एक आदेश पत्र में अपनी भारतीय शिक्षा की नीति का प्रकाशन किया। उस समय कौन था? उस समय जो सर चार्ल्स वुड थे वो कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सभापति थे। इसीलिए आदेश पत्र को उन्हीं के नाम पर वुड का घोषणा पत्र या वुड का आदेश पत्र के नाम से सब लोग जानते हैं। तो आइए इसी के बारे में हम लोग देखते हैं कि ये वुड का आदेश पत्र था क्या। ठीक है, सन 1853 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आज्ञा पत्र के पुनरावर्तन का अवसर आया। उस अवसर पर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने यह निश्चय किया कि भारतीय शिक्षा की प्रमुख समस्याओं का समाधान किया जाना अनिवार्य था। इस विचार से प्रेरित होकर पार्लियामेंट ने एक जांच समिति की नियुक्ति की और उसे भारतीय शिक्षा के संबंध में अपने सुझाव देने का आदेश दिया। इस समिति के सुझावों के आधार पर कंपनी के संचालकों ने 19 जुलाई सन 1854 को एक आदेश पत्र में अपनी भारतीय शिक्षा की नीति का प्रकाशन किया। उस समय सर चार्ल्स वुड कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल का सभापति था। अतः आदेश पत्र को उसी के नाम पर वुड का आदेश पत्र कहा गया। यह 100 अनुच्छेदों का लंबा लेख पत्र है जिसमें भारतीय शिक्षा के अंग प्रत्यंगों पर विचार किया गया है और उसके संबंध में विस्तृत एवं महत्वपूर्ण सिफारिशें की गई हैं। आदेश पत्र के सुझाव व सिफारिशें कौन कौन सी थी, आइए देखते हैं जल्दी से। हम वुड के आदेश पत्र से लिखित महत्वपूर्ण सिफारिशों का निम्नांकित स्तंभों में क्रमबद्ध वर्णन कर रहे हैं। शिक्षा का उत्तरदायित्व। आदेश पत्र में यह स्वीकार किया गया कि भारत में शिक्षा का प्रसार करने का उत्तरदायित्व कंपनी पर है। इस उत्तरदायित्व को पुनीत कर्तव्य बताते हुए आदेश पत्र में कहा गया, अनेक महत्वपूर्ण विषयों में से कोई भी विषय हमारे ध्यान को इतना आकृष्ट नहीं करता है जितना कि शिक्षा। यह हमारे सबसे अधिक पुनीत कर्तव्यों में से एक है।
दूसरा था शिक्षा का उद्देश्य। आदेश पत्र ने भारतीयों की शिक्षा के अग्रांकित 4 उद्देश्य घोषित किए। भारतीयों में शिक्षा का प्रसार करके उनकी मानसिक और चारित्रिक उन्नति करना, भारतीयों को पाश्चात्य ज्ञान से अवगत करा के उनकी बौद्धिक समृद्धि करना, भारतीयों को राजपदों के लिए सुयोग्य व्यक्ति बनाना और भारतीयों को अपने देश को समृद्धिशाली बनाने में सहायता देना। तीसरा था, ये आदेश पत्र के सुझाव हैं, ध्यान रखिएगा। पाठ्यक्रम, आदेश पत्र ने अरबी, फारसी और संस्कृत को उपयोगी बताया। उपयोगी बताते हुए उनको पाठ्यक्रम में स्थान दिया। किसको? अरबी, फारसी, संस्कृत को पाठ्यक्रम में स्थान दिया। किंतु भारतीयों के लिए यूरोप के समुन्नत कला, कौशल, विज्ञान, दर्शन और साहित्य को अधिक उपयोगी बताकर पाठ्यक्रम में विशेष स्थान प्रदान किया गया। इन विषयों को यूरोपीय ज्ञान की संज्ञा देते हुए आदेश पत्र में घोषित किया गया। हम बलपूर्वक घोषित करते हैं कि हम भारत में जिस शिक्षा का प्रसार देखना चाहते हैं वह है यूरोपीय ज्ञान। मतलब उन्होंने ये घोषित कर दिया। आगे शिक्षा का माध्यम, आदेश पत्र में अंग्रेजी का समुचित ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों के लिए अंग्रेजी को और अन्य व्यक्तियों के लिए देशी भाषाओं को शिक्षा का माध्यम निश्चित किया गया। इस प्रकार अंग्रेजी और देशी भाषाओं दोनों को शिक्षा का माध्यम निश्चित करते हुए आदेश पत्र ने यह आशा प्रकट की हम यूरोपीय ज्ञान के प्रसार के लिए अंग्रेजी भाषा और भारत की देशी भाषाओं को शिक्षा के माध्यम के रूप में साथ साथ देखने की आशा करते हैं। आगे शिक्षा विभागों की स्थापना, आदेश पत्र ने सुझाव दिया कि प्रांतीय बोर्डों और शिक्षा समितियों को भंग करके भारत के 5 प्रांतों पंजाब, बंगाल, मद्रास, बम्बई और उत्तरी पश्चिमी प्रदेश में एक लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की जाए। इस विभाग के संचालन का संपूर्ण भार लोक शिक्षा संचालक पर रखा जाए। उसे अपने कार्य में सहायता देने के लिए उप शिक्षा संचालकों, विद्यालय निरीक्षकों और सहायक विद्यालय निरीक्षकों की पर्याप्त संख्या में नियुक्ति की जाए। विद्यालयों की स्थापना, आदेश पत्र में भारतीयों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए मद्रास, बम्बई और कलकत्ता में विश्वविद्यालय स्थापित करने की आज्ञा दी जाए। आदेश पत्र में कहा गया कि इन विश्वविद्यालयों का संगठन लंदन विश्वविद्यालय को आदर्श मानकर किया जाए, जो उस समय केवल परीक्षण संस्था थी। क्रमबद्ध संस्थाओं की स्थापना, आदेश पत्र में यह मत प्रकट किया गया कि संपूर्ण भारत में क्रमबद्ध शिक्षा संस्थाओं की योजना को क्रियान्वित किया जाए। आदेश पत्र ने इन संस्थाओं के स्वरूप को इस प्रकार निश्चित किया। देखिए इस तरह से था पहले, मतलब इस तरह से उन्होंने बताया था कि इस तरह से शिक्षा दी जाए। सबसे पहले देशी प्राथमिक विद्यालय, उसके बाद मिडिल स्कूल, फिर हाई स्कूल, फिर कॉलेज और फिर विश्वविद्यालय। आगे देखते हैं। उस समय का ये ध्यान रखिएगा, ये कई बार आ जाता है कि किस तरह की शिक्षा व्यवस्था थी, किस तरह की संस्थाएं थी और उनके स्तर किस तरह से थे। तो ये स्तर हैं शिक्षा के संस्थाओं के। आगे देखते हैं जन शिक्षा का विस्तार। आदेश पत्र में यह निसंकोच रूप से स्वीकार किया गया कि कंपनी ने निष्पंदन सिद्धांत का अनुसरण करके जनसाधारण की शिक्षा की पूर्ण उपेक्षा की। अतः आदेश पत्र ने यह सिफारिश की कि सरकार प्राथमिक शिक्षा पर अधिक धन व्यय करके प्रत्येक जिले में स्कूलों की स्थापना करे, देशी विद्यालयों का सुधार करे और मेधावी एवं निर्धन छात्रों के लिए छात्रवृत्तियों की व्यवस्था करे ताकि उनको निम्नतम स्तर से उच्चतम स्तर तक शिक्षा प्राप्त करने में सुविधा मिले। आगे सहायता अनुदान प्रणाली। आदेश पत्र ने भारत में जन शिक्षा कार्य को सफल बनाने के उद्देश्य से शिक्षा संस्थाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए सहायता अनुदान प्रणाली को प्रचलित करने का सुझाव दिया। उसने यह भी सुझाव दिया कि भवन निर्माण, छात्रवृत्तियों, पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं, अध्यापकों के वेतन आदि के लिए भी अलग अलग अनुदान
दिए जाएं। सहायता अनुदान प्रणाली की रूपरेखा का संकेत देते हुए आदेश पत्र में यह वाक्य अंकित किया गया, हमने भारत में उसी सहायता अनुदान प्रणाली को अपनाने का निश्चय किया है जो इस देश में अत्यधिक सफलता से संपादित की गई है। अध्यापकों का प्रशिक्षण। आदेश पत्र ने इस बात पर बल दिया कि अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए विभिन्न प्रकार की प्रशिक्षण संस्थाओं का शिलान्यास किया जाए। आदेश पत्र ने यह इच्छा व्यक्त की कि छात्रों को प्रशिक्षण काल में छात्रवृत्तियां या एवं शिक्षकों को उत्तम वेतन देकर शिक्षा के व्यवसाय को आकर्षक बनाने की चेष्टा की जाए। व्यावसायिक शिक्षा। आदेश पत्र में व्यावसायिक शिक्षा की चर्चा करते हुए कहा गया कि भारत में ऐसे स्कूलों और कॉलेजों की सृष्टि की जाए जिनमें छात्रों को विभिन्न व्यवसायों की शिक्षा ग्रहण करने की सुविधा मिल सके। स्त्री शिक्षा। आदेश पत्र में यह सिफारिश की गई कि स्त्री शिक्षा को उदारता पूर्वक सहायता अनुदान देकर प्रोत्साहित किया जाए। आदेश पत्र में उन व्यक्तियों की सराहना की गई जिन्होंने स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए धन दिया था। मुसलमानों की शिक्षा। आदेश पत्र में यह स्वीकार किया गया कि मुसलमानों की शिक्षा पिछड़ी हुई दशा में थी, अतः उसने दृढ़ता पूर्वक कहा कि कंपनी के अधिकारियों को मुसलमानों की शिक्षा का विस्तार करने के लिए विशेष प्रयत्न करने चाहिए। प्राच्य साहित्य व देशी भाषाओं को प्रोत्साहन। आदेश पत्र में यह अभिलाषा अक्षरबद्ध की गई कि प्राच्य साहित्य और देशी भाषाओं को प्रोत्साहित किया जाए। इसके अतिरिक्त उसने यह अभिलाषा भी लिपिबद्ध की गई कि देशी भाषाओं में पुस्तकों की रचना करवाई जाए, उनके लेखकों को उत्तम पारिश्रमिक दिया जाए और पाश्चात्य विज्ञान एवं साहित्य की पुस्तकों का भारतीय भाषाओं में अनुवाद करवाया जाए। शिक्षा व रोजगार। आदेश पत्र ने इस बात पर बल दिया कि अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों को सरकारी नौकरियां दी जाएं। इस संबंध में कंपनी के संचालकों की इच्छा को आदेश पत्र में अग्रांकित शब्दों में व्यक्त किया गया। जो बात हम चाहते हैं कि वह यह है कि यदि सरकारी नौकरियों के लिए उम्मीदवारों की अन्य योग्यताएं समान हों तो उस व्यक्ति की तुलना में जिसने अंग्रेजी की अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं की है, उस व्यक्ति को वरीयता दी जाए जिसने अच्छी शिक्षा प्राप्त की है। आगे है, उपरोक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि वुड के घोषणा पत्र में भारत में शिक्षा व्यवस्था को एक नूतन आयाम देने की संकल्पना की। इसके लिए शिक्षा संबंधी योजना प्रस्तुत की जिसको निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बौद्धिक, चारित्रिक तथा आर्थिक विकास करना है। छोटी कक्षाओं में शिक्षा का माध्यम स्थानीय भाषा होगी, परंतु अंग्रेजी का अध्ययन भी कराया जाए। ये आपको देखने हैं तो कोई देख सकता है, जिसे इंग्लिश में तैयार करने हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये पूरा दिया हुआ है, कोई तैयार करना चाहे तो कर सकता है, वैसे इतना ज़रूरत नहीं होती है इन एग्ज़ाम्स में। चलिए आगे देख लेते हैं। ये दिए हुए हैं पॉइंट। थर्ड है सरकारी संस्थाओं के स्थान पर सहायता अनुदान प्रणाली, तो ये इसके बारे में दिया हुआ है पूरा। फोर्थ हमारा ये है, सरकारी शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा स्वैच्छिक होगी। आगे शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। शिक्षा विभागों की स्थापना की जाएगी। महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाएगा। भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाएगी और जन शिक्षा का प्रसार किया जाएगा। तो ये था हमारा वुड का घोषणा पत्र, लेकिन ये पूरा नहीं है। अभी ये खाली हमने इसका मूल कारण पढ़ा है कि ये क्यों किया गया था, और ये इसके आदेश पत्र के सुझाव और सिफारिशें थी, तो ये हमने देखी हैं। उसके बाद अभी काफ़ी कुछ रह गया, इसका मूल्यांकन रह गया है, और भी इसका है, ये काफ़ी बड़ा है। ये आलोचकों की समितियां, तो एक अब हम देखते हैं वुड के घोषणा पत्र का
मूल्यांकन जल्दी जल्दी देखेंगे क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा नहीं तो। बोर्ड के आदेश पत्र का निष्पक्ष मूल्यांकन करने के लिए उसके गुणों और दोषों का अवलोकन करना वांछनीय है, अतः हम संक्षेप में उनका उल्लेख कर रहे हैं। गुण। आदेश पत्र के प्रमुख गुण अधोलिखित हैं। आदेश पत्र ने भारतीय शिक्षा के उद्देश्य का स्पष्टीकरण किया, शिक्षा की नीति का निर्धारण किया और शिक्षा को निश्चित दिशा प्रदान की। आदेश पत्र ने प्राथमिक स्तर से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा के प्रति ध्यान देकर क्रमबद्ध शिक्षा संस्थाओं की स्थापना का सुझाव दिया। आदेश पत्र ने निष्पंदन सिद्धांत को सर्वथा अनुपयुक्त बताकर जन शिक्षा को प्रोत्साहन देने वाले सिद्धांत को मान्यता प्रदान की। आदेश पत्र ने भारतीय भाषाओं के महत्व को स्वीकार करके उनको माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा के माध्यम से के पद पर प्रतिष्ठित किया। आदेश पत्र ने भारतीय साहित्य की उपयोगिता को स्वीकार करके उसको पाठ्यक्रम में उचित स्थान प्रदान किया। आदेश पत्र ने लोक शिक्षा विभागों, प्रशिक्षण संस्थाओं और विश्वविद्यालयों के नवनिर्माण का सुझाव देकर भारतीय शिक्षा को विकसित और संगठित करने का उद्योग किया। आदेश पत्र ने व्यावसायिक शिक्षा के लिए स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना का प्रस्ताव प्रस्तुत करके देश में बढ़ती हुई बेकारी की समस्या का समाधान करने की चेष्टा की। आदेश पत्र ने स्त्रियों और मुसलमानों की शिक्षा का विस्तार करना सरकार का कर्तव्य बताकर उनकी शिक्षा का मार्ग प्रशस्त करने में योग दिया। आदेश पत्र ने सभी प्रकार की शिक्षा संस्थाओं के लिए सहायता अनुदान प्रणाली का अनुमोदन करके भारतीय शिक्षा के प्रसार में सहायता की। ये इसके गुण थे। अब हम आदेश पत्र के दोष देखेंगे जल्दी जल्दी। ऊपरी वर्णित गुणों से हमें यह इस भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए कि आदेश पत्र दोष मुक्त था। वस्तुतः उनमें अनेक स्पष्ट दोष थे। आदेश पत्र ने शिक्षा पर राज्य का पूर्ण आधिपत्य स्थापित कर दिया। फलस्वरूप चिरकाल से चले आने वाले स्वतंत्र शिक्षण कार्य का अंत हो गया। आदेश पत्र ने अंग्रेजी शिक्षित व्यक्तियों को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दिए जाने का आदेश अंकित किया। फलतः प्राच्य शिक्षा, साहित्य और विद्यालयों का अस्तित्व संकट में पड़ गया। आदेश पत्र ने अंग्रेजी की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य सरकारी नौकरियां प्राप्त करना निर्धारित किया। इस उद्देश्य को निर्धारित करके आदेश पत्र ने शिक्षा के व्यापक उद्देश्य को नष्ट कर दिया। आदेश पत्र ने भारतीय शिक्षा को पूर्णतः विदेशी रंग में रंग दिया और भारतीयों को उसे ग्रहण करने के लिए राजपदों का प्रलोभन दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि भारतीयों को अपने देश की शिक्षा प्रणाली से संबंध विच्छेद हो गया। आदेश पत्र ने अंग्रेजी को उच्च एवं माध्यमिक शिक्षा का माध्यम बना दिया, अतः शिक्षा संस्थाओं में प्राच्य भाषाओं का गौण स्थान हो गया। आदेश पत्र ने जिस शिक्षा प्रणाली का अनुमोदन किया उसमें परीक्षाओं का स्थान सर्वोपरि था, अतः छात्रों का एकमात्र उद्देश्य ज्ञान का अर्जन करना न होकर परीक्षा में उत्तीर्ण होना हो गया। आदेश पत्र ने भारतीय विश्वविद्यालयों को लंदन विश्वविद्यालय के आदर्श पर संगठित किए जाने का निर्देश दिया। इस निर्देश के फलस्वरूप भारत में प्राचीन विश्वविद्यालयों की परंपरा की पूर्ण उपेक्षा की गई। आदेश पत्र ने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाकर भारतीय छात्रों का महान अहित किया। इसका कारण यह था कि छात्रों के लिए अंग्रेजी के माध्यम से सब विषयों की गहराई तक पहुंचकर उनका पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना असंभव था। आदेश पत्र ने शिक्षा की परिधि में से धर्म को निकालकर उसे पूर्णतः लौकिक बना दिया। इसमें देख लेते हैं आलोचकों की समितियां। सन 1854 के आदेश पत्र के उल्लिखित गुणों से मुग्ध होकर कुछ आलोचकों ने उसकी मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। उनके विपरीत आदेश पत्र के दोषों से क्षुब्ध होकर कुछ आलोचकों ने उसकी कड़ी निंदा की है। हम कतिपय अनुकूल और प्रतिकूल समिति को दिग्दर्शन करा रहे हैं। ये इसमें दिया हुआ है, देखिए ये है हैम्पटन। सन 1854 का आदेश पत्र एक युग था, शिक्षा के महान अग्रदूतों के युग का अंत करता है, ये इन्होंने दिया है। दूसरा जेम्स है। 1854 का आदेश पत्र भारतीय शिक्षा के इतिहास में चरम बिंदु था। जो कुछ उससे पहले हुआ वह उसकी ओर संकेत करता है और जो कुछ उसके बाद हुआ वह से निकला है। बासु, इस आदेश पत्र को भारतीय शिक्षा का शिलाधार कहा जाता है। यह कहा जाता है कि इसने हमारी आधुनिक शिक्षा प्रणाली का शिलान्यास किया। डॉक्टर मुखर्जी, आदेश पत्र ने देश की प्राचीन परंपराओं का पता नहीं लगाया और इस बात पर लेश मात्र भी
विचार नहीं किया कि भारत में शिक्षा धार्मिक संस्कार थी। भगवान दयाल बुद्ध के आदेश पत्र का मुख्य दोष शिक्षा का गलत उद्देश्य था। यह उद्देश्य पूर्व और पश्चिम की सर्वोत्तम बातों का समन्वय न होकर केवल यूरोपीय ज्ञान की प्राप्ति का था। यह है प्रांजपे। सन 1854 में आदेश पत्र का चाहे जो भी महत्व हो, पर इस समय उसका शिक्षा का अधिकार पत्र कहना हास्यास्पद होगा। और ये इसका निष्कर्ष है कि क्या निकला था, तो ये देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। बुद्ध का आदेश पत्र भारतीय शिक्षा के इतिहास में वंजीर है। उसने भारतीय शिक्षा के सभी पक्षों के संबंध में इतनी व्यापक और महत्वपूर्ण सिफारिशें की जिसको आज भी पूरा करना असंभव है। उसने भारतीय शिक्षा की अनेक रूपता को समाप्त करके एक रूपता प्रदान करने की चेष्टा की। उसी के सुझावों के फलस्वरूप मद्रास, बम्बई और कलकत्ता में विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। संपूर्ण देश में क्रमबद्ध शिक्षा संस्थाओं की योजना कार्यान्वित की गई। सहायता प्रणाली का सूत्रपात किया गया। प्रांतों में लोक शिक्षा विभागों का निर्माण हुआ और छात्र वृत्तियां देने की परंपरा आरंभ हुई। तभी से छात्रवृत्तियां दी जाने लगी। किंतु आदेश पत्र का दूसरा पहलू भी था। ऊपरी अंकित कार्यों के कारण उसका चाहे जितना भी यशगान क्यों ना किया जाए, पर उसको शिक्षा का महाधिकार पत्र कहलाने का अधिकार प्राप्त नहीं है। इंग्लैंड के 1215 के महाधिकार पत्र ने उस देश के जन को स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया, परंतु सन 1854 के आदेश पत्र ने सार्वभौमिक शिक्षा के संबंध में मौन धारण करके भारतीय जनता को शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार से वंचित रखा। इसके अतिरिक्त आदेश पत्र ने भारतीय शिक्षा को सरकार के अधीन करके उसे जंजीरों से जकड़ दिया। उस पर विदेशी ढांचे को थोप कर प्राचीन शिक्षा पद्धति का नामो निशान मिटा दिया और धर्म को शिक्षा से सदैव के लिए विदा करके शिक्षा के प्राचीन आदर्श की बुनियाद को हिला दिया। इस प्रकार बुद्ध के आदेश पत्र ने भारतीयों और उनकी परंपरागत शिक्षा का जो अहित किया, उसको ध्यान में रखकर हम निर्भरता से कह सकते हैं कि आदेश पत्र को शिक्षा का महाधिकार पत्र कहे जाने का अधिकार प्राप्त नहीं है। ये इनके हिसाब से है। नूरुल्लाह व नायक ने लिखा है, हमें उन अतिशयोक्तिपूर्ण शब्दों में जिनमें कुछ इतिहासकारों ने आदेश पत्र का वर्णन किया है और इसे भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र बताया है, कोई औचित्य नहीं मिलता। तो ये हमारा बुद्ध का घोषणा पत्र है। आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिए, तैयार कर लीजिए। इसके कुछ गुण हैं, कुछ दोष हैं, वो सारा आप देख लीजिए। जो भी इसकी कमियां थी और जो इसकी विशेषताएं हैं, सब इसका मूल्यांकन, ये निष्कर्ष सब मैंने आपको बता दिया। आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।